हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। मैं अनुपम रावत, सहायक अध्यापक साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज जटवाड़ा, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वंशागति एवं विभिन्नता के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वंशागति एवं विभिन्नता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम वंशागति को और विभिन्नता को, ठीक है। एक टर्म है आनुवंशिकी, ठीक है। आनुवंशिकी या इसी को जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें मैंने बताई? जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति लक्षणों एवं विभिन्नताओं को, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वंशागति, ठीक है, एवं विभिन्नता, ठीक है। वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। वंशागति, ठीक है, वंशागति को ही हम आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है, यानी हेरिडिटी और इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वंशागति या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपने जो है देखा होगा कि कभी कभी किसी बच्चे का चेहरा उसके पिता से या उसकी माता से मिलता है ना, या उसके कुछ जो है व्यवहारिक लक्षण पिता के या माता के अपने बच्चों में दिखाई देने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऐसे लक्षण माता पिता के होंगे जो उसकी संतति में आ गए होंगे उसके जन्म के समय, ठीक है। यानी कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से स्थानांतरित होकर के अपने बच्चे में आते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। और ये आनुवंशिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे शरीर की लंबाई, बौना होना या जो है लंबा होना, आंखों की पुतली का कलर भूरा होना, नीला होना, हरा होना या काला होना, ठीक है। बालों का आकार घुंघरेला होना या सीधे होना, बालों का रंग भूरा या काला या सफेद, ठीक है, गोल्डन कलर। तो ये सभी जो है लक्षण को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे लक्षण जो अपने माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है, ठीक है। दूसरा है विभिन्नता। विभिन्नता यानी कि इसको हम बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है। विभिन्नता, ठीक है, इसको हम विविधता भी बोलते हैं, विविधता, ठीक है। विभिन्नता या विविधता किसे कहते हैं? यानी कि जनक एवं संतति यानी माता पिता और उनके संतानों के लक्षणों के असमानता की अवस्था को हम विभिन्नता कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई माता पिता का लक्षण अपने संतानों में पूरा 100% नहीं जाता, ठीक है। यानी 100% किसी का चेहरा जो है अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से नहीं मिलता। जुड़वा के केस में अलग होता है, वो जुड़वा
में मिलते हैं, लेकिन वो जो है अलग केस होता है, ठीक है। उसको जुड़वा के बारे में अलग टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, विभिन्नता के बारे में। तो कभी कभी हमने देखा है कि जो है माता पिता के पूरे लक्षण अपने संतानों में पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी कि अगर 90% मिल जाएगा तो 10% जरूर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, या कभी कभी 40% या 60% नहीं मिलता है। तो यानी कि उनमें विभिन्नता आ जाती है, ठीक है, यानी जीवधारियों के विभिन्न लक्षणों को ही हम विभिन्नता कह सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्नता क्या होती है या विविधता किसे कहते हैं? वेरिएशन, यानी जनक एवं संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था को ही हम विविधता कहते हैं, ठीक है, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएशन है, ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। वेरिएशन यानी विभिन्नता दो प्रकार से हो सकती है, एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, ठीक है, और दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता, शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है? यानी यह शरीर की कोशिकाओं में आती है, ठीक है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता शरीर की कोशिकाओं में आती है, शरीर की कोशिका में होती है, ठीक है, शरीर की कोशिका में होती है। दूसरा, यह शारीरिक कोशिका में जो विभिन्नता आती है, यह जो है अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, ठीक है, यानी इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। अभी उदाहरण भी आपको समझाते हैं कैसे। जैसे कि जो है शारीरिक कोशिका में अगर आप परिवर्तन कर दें, जैसे कि जो है किसी जो है कुत्ते की जो है पूंछ अगर आप काट दें, ठीक है, और क्या उसकी जो अगली संतान होगी, उसके जो बच्चे होंगे, क्या वो बिना पूंछ वाले ही होंगे? कभी नहीं ऐसा होगा ना। यानी कि जो है शारीरिक कोशिका में जो विभिन्नता आती है, ठीक है, वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता, ठीक। और दूसरा, यह जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, ठीक है, जैव विकास, जैव विकास आपका अगला चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में। जैव विकास में सहायक नहीं है। जैव विकास इस प्रकार से हुआ, ठीक है, यानी एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार हुआ, इसको जो है हम शारीरिक कोशिका विभिन्नता के आधार पर नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। और शारीरिक कोशिका में जो विभिन्नता आती है, ठीक है, इसको हम उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, ठीक है, इसे उपार्जित लक्षण, इसे उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस है शारीरिक कोशिका विभिन्नता की, ठीक है। दूसरा, जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका में विभिन्नता। जनन कोशिका यानी जो है, जनन कोशिका से क्या मतलब है? नर युग्मक और मादा युग्मक निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ठीक है, यानी नर युग्मक पुरुषों में और मादा युग्मक महिलाओं में, ठीक है, मादाओं में। तो नर युग्मक और मादा युग्मक निर्माण करने वाली कोशिका को हम जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। और जनन कोशिकाओं में जो विभिन्नता आती है, ठीक है, जनन कोशिकाओं में जो विभिन्नता आती है, ठीक है, वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो ये जो है जनन कोशिका विभिन्नता कहाँ आती है? जनन कोशिका में, ठीक है, जनन कोशिका में होती है, ठीक। और ठीक अगली पीढ़ी में इन लक्षणों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है,
अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। और साथ ही साथ ये जैव विकास में भी सहायक है। ठीक है, जैव विकास, जैसा कि आप जानते ही हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं, तो उनका जैव विकास किस प्रकार से हुआ, जनन कोशिका विभिन्नता के आधार पर। ठीक है, जैव विकास में सहायक। ठीक है, ये पॉइंट जो है आप जरूर याद रखिएगा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और इन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। ठीक है, शारीरिक कोशिका में जो विभिन्नता आती है उन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो जनन कोशिका में जो विभिन्नता आती है उसे हम कौन सा लक्षण कहेंगे, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। ठीक, अब जनन कोशिका, जैसा कि आप जानते हैं जनन की प्रक्रिया लैंगिक जनन में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, लैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक है, और अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो विभिन्नताएं जो है अलैंगिक जनन में भी आती हैं थोड़ी बहुत, और लैंगिक जनन में तो आती ही है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, जनन कोशिका विभिन्नता। ठीक है, जनन कोशिका विभिन्नता। ठीक है, दो प्रकार की जो है कोशिका होती है, कौन कौन सी, अलैंगिक, दो प्रकार से जनन होता है जीवधारियों में, अलैंगिक, ठीक है, जनन, और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पहले समझ लीजिए। ठीक है, अलैंगिक जनन जैसे किसमें होता है, जैसे अमीबा को समझ लीजिए। ठीक है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्यों में वो कितनी होती है, 46। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जो नर युग्मक होगा उसमें 23, ठीक है, और जो मादा युग्मक होगा उसमें 23 गुणसूत्र, और दोनों 23 मिलकर के 46 गुणसूत्र वाले युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज से ही जो है भ्रूण का विकास होता है, आगे जाके बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में जो है विभिन्नताएं कम आती हैं। ठीक है, विभिन्नता कम आती है। ठीक है, कम आती है। और विभिन्नता कम क्यों आती है, अभी मैंने बताया, जैसे जो है अमीबा एक कोशिका है वो विभाजित होकर के जो है 2 कोशिका बनाती है। ठीक है, और अगर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, ठीक है, तो जो है इसमें भी जो है n ही होगा उसकी संतति में। ठीक है, यानी कि बहुत ही विभिन्नता बहुत ही कम आएगी। ठीक है, और जैसे कुछ वायरस हो गए, ठीक है, या जो है एक कोशिकीय जीव अन्य जीव हो गए, उनमें तो जो है अलैंगिक जनन की विधि होती है। अलैंगिक जनन विधि में जो है हमने देखा है कि जो है ज्यादातर जो है कैरेक्टर नहीं बदलते हैं, वही सेम कैरेक्टर ही रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत विभिन्नता आती है। ठीक है, और वो थोड़ी बहुत विभिन्नता कब आएगी, डीएनए की प्रतिकृति के समय। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति के समय जो न्यून त्रुटियां होती हैं, ठीक है, तो उन न्यून त्रुटियों के कारण ही जो है इनमें विभिन्नता आती है। ठीक है, तो डीएनए प्रतिकृति के समय उत्पन्न न्यून विकृति, न्यून त्रुटि से, ठीक है, न्यून त्रुटि से विभिन्नता आती है। ठीक है, अलैंगिक कोशिका वाले जीवों में, ठीक है, जिनमें अलैंगिक कोशिकीय जनन होता है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में कैसे विभिन्नता आती है, डीएनए प्रतिकृति के समय जो न्यून त्रुटियां होती हैं उसी त्रुटियों के समय ही जो है विभिन्नता आती है। ठीक है, अलैंगिक जनन में। ठीक है, और लैंगिक जनन में जो है जो विभिन्नता आती है वो जो है अधिक आती है, विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक आती है। ठीक है, विभिन्नता लैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक आती है। ठीक है।
ठीक है। और अधिक क्यों आती है कि एक तो जो है आपका नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक, ठीक, और दूसरा जो है मादा युग्मक, और दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक से जो है मिलने से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है नर, ठीक है, नर युग्मक कहा जाता है नर से, ठीक है, और मादा युग्मक कहा जाता है मादा से। तो इसमें जो है 46 गुणसूत्र इसमें भी, 46 गुणसूत्र इसमें भी। तो जब जो है अलैंगिक प्रजनन होता है तो 23 गुणसूत्र इसका और 23 गुणसूत्र इसका, तो दोनों मिलकर के जो है 46 गुणसूत्र वाले युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी जो आधा लक्षण होगा, ठीक है, और ये लक्षण होता कहाँ है, डीएनए में, ठीक है, किसमें, डीएनए में, ठीक, डीएनए में कोड के रूप में, जेनेटिक कोड के रूप में जो है ये लक्षण होते हैं। जैसे लंबा होना, बालू घुंघरैला होना, ये सारा जो है लक्षण छोटे छोटे जो है कोड के रूप में, जेनेटिक कोड के रूप में डीएनए में होता है, ठीक है, डीएनए में मौजूद होता है। और ये डीएनए कहाँ होगा, इन्हीं गुणसूत्र के अंदर, 46 जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, इन्हीं 46 गुणसूत्र के अंदर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो उसी में जो है डीएनए 23 डीएनए इसका जो है 23 गुणसूत्र में जो है इसका डीएनए आ जाएगा, दोनों का जो है मिल जाएगा, ठीक है, और जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो है लाल रंग है, ठीक है, और जो है सफेद रंग है, ठीक, लाल रंग और सफेद रंग को आपस में अगर मिलाओगे, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, क्या लाल रंग दिखाई देगा या सफेद रंग दिखाई देगा, दोनों में से कोई नहीं दिखाई देगा। अगर अनुपात मात्रा में जो है ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस तो उसमें आएंगे ही, ठीक है, पूरा लाल न दिखा करके गुलाबी दिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए लाल और सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है, गुलाबी रंग बनता है ना, गुलाबी, ठीक। इसी प्रकार से जो है इनमें भी जो है जो संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, संतानें जो उत्पन्न होती हैं इनमें भी जो है विभिन्नताएं आ ही जाती हैं, कुछ कैरेक्टर जो है बदल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें विभिन्नता आ जाती है, ठीक है। तो अपेक्षाकृत जो है लैंगिक जनन में जो विभिन्नता आती है वो अलैंगिक जनन की अपेक्षा काफी अधिक होती है, ठीक है। और ये कब कब आएगी, ठीक है, किस समय आएगी, जाहिर सी बात है जब जो है जायगोट का निर्माण हो रहा होगा, निषेचन हो रही होगी, कोश का विभाजन हो रहा होगा, उसी समय आएगी, ठीक है। यानी किसके द्वारा, संकरण के द्वारा, ठीक है, क्रॉस संकरण, क्रॉस संकरण, ठीक है, क्रॉस संकरण के द्वारा, क्रॉस संकरण के द्वारा आएगी। क्रॉस संकरण क्या है, ठीक है, इसको मैं अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। मेंडल के जब जो है नियम बताऊंगा तो उसमें जो है एक संकर संकरण और दो क्रॉस संकरण बताऊंगा, ठीक है। तो क्रॉस संकरण के द्वारा जो है आती है विभिन्नताएं, ठीक है, लैंगिक प्रजनन में, ठीक है, और क्रोमोसोम के विसंयोजन के द्वारा, ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के विसंयोजन के द्वारा आती है, ठीक है। विसंयोजन क्रोमोसोम्स के द्वारा, जैसे अभी मैंने क्रोमोसोम में गुणसूत्र में आपको समझाया था, ठीक है। और एक और प्रकार से उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के समय जो है, उत्परिवर्तन के समय, ठीक है, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। उत्परिवर्तन मतलब जैसे जो है किसी स्थान पर जो है शाकाहारी जीव रहते हैं, मान लो घास खाने वाले, तो वहां पे अगर घास की एकाएक कमी हो जाए तो वो जीने के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ खाएंगे ना, यानी पेड़ों की जमीन पे घास की कमी हो गई, पेड़ों की पत्तियां खाएंगे, तो पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए जो है अगली टांग उठाएंगे या अपनी गर्दन को लंबी करेंगे ना। डार्विनवाद में ये तो हमने पढ़ा था ना कि जो है जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई, तो इसी उत्परिवर्तन के कारण ही हुई थी, ठीक है। तो उत्परिवर्तन के समय भी जो है कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, इसके बाद जो है अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा मेंडल के नियम, ठीक है, मेंडल के नियम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, आनुवांशिकी, ठीक है, वंशागति और विभिन्नता, ये जो है टॉपिक आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।